हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सनवेक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर क्लैट 2021। तो ये पहला पार्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ मेन प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा जो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में काम आएगा। आगे की वीडियोस में मैं और भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी क्लैट 2021 से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो टॉर्ट जो आपका टर्म है, ये आपका ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, दैट इज टॉर्ट। और उसका लैटिन में मतलब, लैटिन का वर्ड जो है उसका, दैट इज टॉर्टम। इसका आपका रफली मीनिंग आता है एज ट्विस्टेड, डिस्टॉर्टेड, क्रूक्ड। और टॉर्ट का लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, इसका बेसिक फाउंडेशन होता है ऑन अ लीगल मैगजीम, यूबी जस इबी रेमेडियम। ये आपका लीगल मैगजीम है। आपका लीगल मैगजीम भी क्लैट में पूछा जाता है, तो अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इस लीगल मैगजीम का क्या मतलब होता है? इस लीगल मैगजीम का मतलब आता है, अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, कोई भी लीगल राइट हो सकता है, अगर वो वायलेट हुआ है, देन देयर इज अ रेमेडी फॉर इट। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ओके, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग या फिर प्राइवेट रॉन्ग आप बोल सकते हो। इसका रेमेडी क्या होता है? द रेमेडी फॉर अ टॉर्ट लाइज इन सिविल लॉ एंड नॉट इन क्रिमिनल लॉ। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स द वायलेशन ऑफ अ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी भी हो सकता है, लीगल राइट भी हो सकता है। एंड इट लीड्स टू लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर। जो गलत काम करता है उसके पार्ट में लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब आता है व्हेन अ पर्सन इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। इस केस में टॉर्ट में क्या होता है? द कंपेंसेशन अवॉर्डेड इज अनलिक्विडेटेड इन नेचर। अनलिक्विडेटेड और लिक्विडेटेड में क्या डिफरेंस आता है? अनलिक्विडेटेड में आपका मतलब आता है कि आप पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन होगा, या जब डैमेज हो जाएगा, कोर्ट में केस चला जाएगा, उसके बाद जाके कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट कंपेंसेशन देना है। बट लिक्विडेटेड डैमेज में आपका ठीक उल्टा होता है, पहले से प्री कैलकुलेटेड रहता है अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। तो ये हो गई लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज आर को रिलेटेड। Okay, so here we all have rights, and at the same time we need to ensure that we do not take away or violate someone else right. इसका मतलब आपका ये आता है कि हम लोग के पास तो लीगल राइट है, तो हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग दूसरे का राइट जो है वायलेट ना करें, उसका राइट ले ना ले, ओके, टेक अवे ना करें उससे। दैट इज आवर लीगल, वो हम लोग का लीगल ड्यूटी है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग फेल कर जाते हैं टू परफॉर्म और इनकरेक्टली परफॉर्म कर देते हैं आवर लीगल ड्यूटीज, वी एंड अप, तो हम लोग क्या कर बैठते हैं? हम लोग वायलेट कर देते हैं या फिर इन्फ्रिंज कर देते हैं अपन समवन एल्स राइट, एंड इन टर्न कमिट अ टॉर्ट। ओके, टॉर्ट का सिंपल आपका मतलब आ जाता है कि आपने या फिर मैंने कोई ऐसा काम किया है जिस काम के कारण दूसरे का लीगल राइट वायलेट हुआ है। ओके, हमें वो काम नहीं करना चाहिए था, हमने अपना लीगल ड्यूटी वायलेट किया है, हम लोगों ने अपना लीगल ड्यूटी नहीं सही से निभाया है, और वो टॉर्ट में चला गया, टॉर्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ टॉर्ट समझ में आ गया होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब टॉर्ट का एसेंशियल्स क्या है? टॉर्ट का what are the essentials element of a tort? The tort law is there to make the people adhere to the reasonable and appropriate behavior that is expected of them, yeah, from them. It is there to make people respect the rights of other people. Tort law किस लिए है? Tort law यहाँ पर इसलिए है ताकि वो people को रियलाइज कराएगा कि दूसरे people जो उन लोग के आसपास है, उन लोगों का जो राइट्स है, उन लोग को भी उस राइट्स को रेस्पेक्ट दिया जाए। द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्ट टू बी अ टॉर्ट आर एज फॉलोज। पहला क्या है? रॉन्गफुल एक्ट। कोई एक रॉन्गफुल एक्ट होगा तभी आपका टॉर्ट होगा।
है ना, ऐसा तो आपको होने सारा। देन और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है डैमेज और लीगल इंजुरी। ओके, इसमें लीगल इंजुरी का मतलब क्या आता है, लीगल इंजुरी का मतलब आता है एनी इंजुरी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो हम लोग अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं रॉन्गफुल एक्ट की तरफ। अ रॉन्गफुल एक्ट इज एनी एक्ट विच इज टॉर्चियस, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट या फिर ब्रेक डाउन, या फिर आप समझ सकते हो दूसरे का लीगल राइट को वायलेट करते हो। ओके, वी ऑल हैव नॉट ओनली लीगल राइट्स बट ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग लीगल ड्यूटीज। हमारे पास सिर्फ लीगल राइट्स नहीं बट साथ ही साथ हमारे पास कुछ लीगल ड्यूटीज भी है जो हमें परफॉर्म करने चाहिए। सो हेयर अ रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी कमिटेड फॉर अ टॉर्ट टू टेक प्लेस। कोई भी टॉर्ट को कमिट, अगर टॉर्ट होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट। तो ये दो तरह से हो सकता है। पहला है कमीशन ऑफ द एक्ट, आपने कुछ गलत काम किया है। मान लीजिए वेन यू प्ले म्यूजिक एट अ वेरी लाउड वॉल्यूम एंड डिस्टर्ब अदर्स, ये आपने गलत काम किया कि आपने बहुत तेज लेवल पे बहुत ज्यादा ऑडियो बजाया, एकदम ज्यादा नॉइस, आप नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो आप और दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। दैट इज द कमीशन ऑफ एक्ट, सच एन एक्ट विच इज एक्चुअली कमिटेड, जो आप गलत काम कर रहे हो। ओके, सेकंड आता है ओमिशन, जो आपको काम करना चाहिए था पर आप वो नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल द म्यूनिसिपैलिटी डग अ होल ऑन द रोड, और वो लोगों ने बैरियर उसके अराउंड नहीं रखा या फिर साइन बोर्ड नहीं रखा। एट नाइट, रात में कोई आदमी उसको नहीं देख पाया उस गड्ढे को और उसमें गिर गया। दिस इज अ टॉर्ट, ये टॉर्ट कहलाएगा ड्यू टू ओमिशन। Any tortious act is either commission or omission or a combination of both of these. ओके, तो wrongful act आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं डैमेज और इंजरी कॉज्ड। डैमेज क्या होता है, डैमेज इज द हार्म और लॉस सफर्ड बाय अ पर्सन बिकॉज ऑफ अ tortious act of another person। इसका मतलब आता है कोई एक आदमी, मान लीजिए ए ने कुछ गलत काम किया जिसके कारण बी को कुछ सफरिंग झेलना पड़ा, B has suffered a harm or loss. Okay, damage to a person can be in terms of loss of money, service, health, health मतलब आपका फिजिकल भी हेल्थ हो सकता है, इमोशनल हेल्थ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो यहां पर इस डैमेज और इंजरी कॉज में आपको दो लीगल मैक्सिम्स और आते हैं। वो क्या है, पहला इंजूरिया सिने डैमनम और सेकंड क्या है, डैमनम सिने इंजूरिया। तो हम दोनों ये लीगल मैक्सिम्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंजूरिया सिने डैमनम। इसमें आपका इंजूरिया का मतलब आता है लीगल इंजरी, सिने का मतलब आता है विदाउट और डैमनम का मतलब आता है डैमेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंजुरी विदाउट डैमेज। इट मीन्स अ लीगल इंजुरी विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। इस केस में आपका क्या होता है, आपका ए ने बी का कोई लीगल राइट वायलेट किया है बट बी को कोई रियल हार्म नहीं हुआ, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। ओके, ये आपका सिंपल से मीनिंग है। दिस इज अ वैलिड क्लेम इन टॉर्ट लॉ। इन सच केसेस द प्लेंटिफ कैन सक्सेसफुली sue the defendant for violating his legal rights and no damages need to be proved। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो पहला एग्जाम्पल आता है, stopping someone to address a gathering is the violation of person's legal right as well as the fundamental right to freedom of speech and expression. So even if in the end the message is circulated using a pamphlet and no damage is caused, it does not matter. He can still sue successfully because damage is not required. इस केस में आपका डैमेज रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि इसमें आप उसका फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका वायलेट हुआ है, तो वो स्यू कर सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको सम अप कर लें तो सिंपल सा आता है, अ पर्सन कैन स्यू एज लॉन्ग एज हिज लीगल राइट इज वायलेटेड इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज इज कॉज्ड। चाहे एक्चुअल डैमेज कॉज हुआ है कि नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है देन दैट पर्सन कैन स्यू। ओके, अब हम बढ़ते हैं डैमनम सिने इंजुरिया। इसका मतलब आता है डैमेज विदाउट इंजुरी। सिंपल। लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि हर एक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है।
तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस अ पर्सन एंड्स अप कॉजिंग डैमेज टू अ पर्सन विदाउट वायलेटिंग हिज लीगल राइट्स एंड विदाउट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज ओन लीगल ड्यूटी। इस केस में क्या होता है, ए ने बी को कुछ डैमेज किया, कोई हार्म किया, एक्चुअल हार्म किया, बट उसका वो लीगल राइट उसका कोई वायलेट नहीं किया है। देयर इज अ डैमेज कॉज बट देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल फॉर द अदर पर्सन। In cases of damnum sine injuria, a person cannot sue the wrongdoer because he has not violated any legal right. इस केस में जो पर्सन सफर किया है, जिसके कारण सफर किया है, मतलब वो कि रॉन्ग डूअर, उसके अगेंस्ट वो केस फाइल नहीं कर सकता या फिर उसको स्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो रॉन्ग डूअर है उसने उस आदमी का कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं किया है। अगर वो वायलेट करता, देन ही हैज द राइट टू स्यू द रॉन्ग डूअर एंड thus there is no remedy available to the plaintiff. A legal injury is a must, otherwise a person cannot sue no matter how much damage is caused by the act. आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, टॉर्ट्स का रेमेडी क्या है। Tort law grants remedy to a person not just because he or she has suffered damages, but because the person's legal rights have been violated or because someone has failed to perform his legal duty. इसका मतलब सिंपल आता है कि जो मैंने आपको इतना देर से मैं बता रहा हूं, अगर किसी का लीगल राइट वायलेट होता है किसी दूसरे आदमी के कारण, then that person जिसका राइट वायलेट हुआ है, he can sue the other person for violating his legal rights, या फिर हो सकता है और because someone has failed to perform his legal duty. The remedy is in the form of unliquidated damages. Unliquidated damages क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। Okay, in certain cases it is in the form of an injunction order. कुछ केसेस में आपका इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाता है बाय द कोर्ट, और कुछ केसेस में रेस्टिट्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हम लोग जानेंगे प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कौन होते हैं। व्हेन अ केस इज फाइल्ड, जब आप केस फाइल करते हो तो वो किसके फॉर्म में रहता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। अब हम लोग जानते हैं प्लेंटिफ कौन होता है। प्लेंटिफ इज द पर्सन टू हुम द डैमेज और इंजरी इज कॉज्ड। प्लेंटिफ आपका सफरिंग पार्टी है। सिंपली आप समझो, प्लेंटिफ जो है वो आपका सफरिंग पार्टी है, और डिफेंडेंट कौन है, जिसने सफर कराया है। डिफेंडेंट इज द पर्सन अगेंस्ट whom the case is brought to court. It is the party being sued. हम लोग इस केस में एग्जांपल ले लेते हैं। A is walking on the road and he falls into a ditch dug by B. B ने एक गड्ढा खोदा है, A रास्ते से आ रहा था, उस गड्ढे में वो गिर गया। Then he brings up a case against B. A ने केस फाइल किया अगेंस्ट B for being negligent and not putting up a signboard or light for any precaution. यहां पर जो केस लाता है, that is A, that person who is seeking the damages for his injury, he is called the plaintiff. क्यों? क्योंकि वो सफर किया है, वो गड्ढे में गिर गया था तो उसको चोट आई होगी, तो वो सफर किया, उसको हार्म हुआ है। ओके, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड। और बी जो है वो पार्टी, उसको कहते हैं डिफेंडेंट। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है। देयरफॉर बी इज डिफेंडेंट हियर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं डैमेज एंड डैमेजेस। ये आपका दो अलग अलग वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में स्पेलिंग का कुछ डिफरेंस है। पहला आता है डैमेज, एस नहीं लगा हुआ है, दूसरे में डैमेजेस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ओके, तो यहां पे डैमेज का मतलब क्या आता है? डैमेज रेफर्स टू द हार्म और लॉस सफर्ड बाय अ पर्सन ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन। डैमेज का मतलब आपका सिंपल आता है कि कोई भी लॉस या फिर कुछ भी हार्म दैट इज सफर्ड बाय अ पर्सन, सपोजिटली ए, बिकॉज ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अनदर पर्सन। दूसरे के कारण, मान लीजिए ए ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसके कारण, ए ने मान लीजिए कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जिसके कारण बी को कुछ लॉस हुआ या फिर हार्म हुआ,
दैट इज कॉल्ड डैमेज, दैट लॉस और हार्म इज कॉल्ड डैमेज। और जो कोर्ट अवॉर्ड करेगा टू द सफरिंग पार्टी को जो दैट द कंपेंसेशन फॉर द लीगल इंजरी और डैमेज सफर्ड, दैट इज रेफर्ड टू एज डैमेजेस। कंपेंसेशन को हम लोग कहते हैं डैमेजेस, और जो हार्म हुआ है या फिर लॉस हुआ है उसको हम लोग कहते हैं डैमेज। डैमेजेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, डैमेजेस जो आपका इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, एंड इंजंक्शन ऑर्डर भी हो सकता है दैट इज पास्ड बाय द कोर्ट, और रेस्टिट्यूशन। एंड डैमेजेस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ हार्म, और डैमेज कितना होना चाहिए, डैमेजेस मतलब अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कितना होना चाहिए, वो आपका डिपेंड करेगा कि आपका हार्म कितना हुआ है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इंजंक्शन क्या होता है। इंजंक्शन इज अ जुडिशियल रेमेडी issued in order to prohibit a party from doing or continuing to do a certain activity। ये आपको ये it is a judicial or a order passed by the court। इसमें आपका क्या होता है इस ऑर्डर में, कोर्ट कहता है सर्टेन पार्टी, मान लीजिए ए को बोलता है कि तुमको ये सर्टेन एक्टिविटी बंद करना होगा टेम्पोररीली या फिर परमानेंटली, या फिर उसको वो सर्टेन एक्ट करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू टू डू अ सर्टेन एक्टिविटी। इट इज अ कोर्ट ऑर्डर बाय विच एन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, या तो उस इंडिविजुअल को परफॉर्म करना होता है, और इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर एक्ट, या फिर उसको रोकना पड़ता है जो काम वो कर रहा था। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी रिजर्व फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज इन विच द टेम्पोररी प्रिजर्वेशन of status quo is necessary, and injunction is ordinarily and primarily elicited from other proceedings। आप जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ोगे तब इंजंक्शन उसमें आएगा। ये सिर्फ मैं आपको क्लैट के एंगल से बता दे रहा हूं, आपको काम आएगा। अगर आप उस सब के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंजंक्शंस क्लैट 2021 के हिसाब से 4 तरह के होते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। पहला आता है प्रीलिमिनरी और टेम्पोररी इंजंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, इट इज इन्वोक्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ, उसी टाइम आपको रिलीफ मिल जाएगा, टू प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर, चाहे फॉल हो, प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंजंक्शन इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन। सेकेंड क्या है, प्रिवेंटिव इंजंक्शन। प्रिवेंटिव इंजंक्शन इज अ प्रोहिबिटरी ऑर्डर विच इज इशूड, ये इशू किया जाता है टू डिफेंडेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट, मतलब जितना तक डैमेज हो चुका है उतना तो स्टॉप करो, उतना तक रहने दो, उसके आगे फर्दर डैमेज मत करो। ओके, थर्ड है मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन इज इशूड बाय द कोर्ट्स टू मेक अ पर्सन परफॉर्म अ पॉजिटिव एक्ट। ओके, एग्जाम्पल, इफ अ स्ट्रक्चर इज इंक्रोचिंग ऑन समवन्स प्रॉपर्टी, अगर कोई सर्टेन स्ट्रक्चर, कोई भी चीज, कोई भी थिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर दूसरे की प्रॉपर्टी में आके उसको इंक्रोच कर रहा है, द कोर्ट में आस्क द पर्सन टू रिमूव दैट स्ट्रक्चर। ओके, परमानेंट एंड परपेचुअल इंजंक्शन जो आपका लास्ट आता है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज ग्रांटेड टू फाइनली डिस्पोज ऑफ अ सूट फॉर इंजंक्शन। फॉर इंस्टेंस, द कोर्ट्स इशूड एन इंजंक्शन टू स्टॉप द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये आपका परमानेंटली बंद कर देना है। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं रेस्टिट्यूशन वाले पार्ट में। रेस्टिट्यूशन इज अ रेमेडी दैट एम्स टू रिस्टोर टू द इनोसेंट पार्टी द गेन्स व्हिच समवन एल्स हैज मेड एट द अफेक्टेड पार्टीज कॉस्ट। व्हेन अ कोर्ट ऑर्डर्स, जब कोर्ट ऑर्डर करता है रेस्टिट्यूशन को, रेस्टिट्यूशन के लिए, इट ऑर्डर्स द डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है टू रिटर्न बैक द गेन्स ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी। ए और बी ने कुछ काम किया है, सर्टेन एक्ट। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। राजू, अ बॉय ऑफ 14 years, goes to a nearby shop and takes a cycle. The owner of the shop, Mr. Gupta, knows Raju's family. राजू बोलता है कि उसका भैया जो है, he will pay for the cycle and he takes it and goes away. और जब राजू का भैया आता है, goes to the shop, मिस्टर गुप्ता asks him to pay, बट राजू का जो भैया है वो रिफ्यूज कर देता है, saying that राजू is responsible for his act.
मिस्टर गुप्ता देन केस फाइल करता है अगेंस्ट राजू। द कोर्ट विल ऑर्डर हिम टू रिटर्न द साइकिल बैक टू द शॉप ओनर। इसको कहते हैं हम लोग रेस्टिट्यूशन। द कोर्ट विल ऑर्डर हिम टू रिटर्न इट बैक following the principle that no one should be allowed to benefit the cost of others. This is also to ensure that the law is fair to everyone. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक में बढ़ेंगे आज का, दैट इज टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अगर कुछ डिफिकल्टी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा। ये तो आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा टॉर्ट के ऊपर, लाइबिलिटीज वगैरह, विकारियस एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी एक्सेट्रा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। तो टॉर्ट जो है डिफर करता है फ्रॉम अ क्राइम इन द फॉलोइंग 4 रेस्पेक्ट्स। हम लोग 3 रेस्पेक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। पहला रेस्पेक्ट, एज रिगार्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट और ओमिशन। तो इस रेस्पेक्ट में अगर पढ़ा जाए तो टॉर्ट जो है वो इन्फ्रिंजमेंट होता है ऑफ द प्राइवेट और सिविल राइट। वायलेशन ऑफ द टॉर्ट इज द वायलेशन ऑफ द प्राइवेट और सिविल राइट बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल्स, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, ठीक है। बट क्राइम जो है दैट इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स, वो पब्लिक मतलब जनता का राइट्स का वायलेशन होता है, एंड ड्यूटीज विच अफेक्ट द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अ टॉर्ट इज एन इंजरी टू अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब टॉर्ट जो है आपका सर्टेन इंडिविजुअल, मान लीजिए कोई ए का पर्टिकुलरली ए का लीगल राइट वायलेट कर रहा है। बट जो क्राइम होता है वो पूरे एकदम ग्रुप ऑफ पीपल, पब्लिक्स का, बट जो क्राइम है वो पूरा पब्लिक, जनता का लीगल राइट एंड लीगल ड्यूटी वायलेट करता है। ओके, प्राइवेट रॉन्ग्स और सिविल इंजुरीज आर टॉर्ट्स, बट पब्लिक रॉन्ग्स आर क्राइम्स। तो सेकेंड रेस्पेक्ट क्या आता है, एज रिगार्ड्स प्रोसीजर। इन टॉर्ट्स द सिविल सूट shall be instituted by the person wronged and by none else. Whereas in crime, since it is a wrong to the public at large, proceedings can be instituted with a few exceptions only by any member of the public. Okay, third last में हम लोग आते हैं as regards redress or remedy. In a tort, the remedy is to claim damages for the injury in a civil court. सिविल कोर्ट में आप डैमेज आप क्लेम कर सकते हो, एंड देयरफॉर दे आर ओनली रिपेरेटरी प्रोसीडिंग्स मेंट टू कंपेंसेट। और टॉर्ट में आपको सिर्फ कंपेंसेशन ही मिल सकता है, कंपेंसेट द इंजर्ड पार्टी। बट इन क्राइम्स में क्या होता है, अगर कोई क्राइम करता है, द प्रोसीडिंग्स आर डेटरेंट, मतलब होता है टू प्रिवेंट इट्स रिपीटेशन, ताकि ये क्राइम या फिर किसी ने मर्डर किया हो तो उसका जो पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट दिया जाता है। जो गलत काम करता है, जिसने मर्डर किया, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। उसका वही रिमेडी होता है, पनिशमेंट देके उसको दोबारा रिपीट ना हो। ओके, इट इज मेंट टू प्रिवेंट इट्स रिपीटेशन बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर सो दैट ही मे नॉट डू इट अगेन। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ redress is therefore different in both of them. In crime, it is the punishment of the offender to deter him from again committing it. In tort, it is reparation or compensation to the person injured and nothing more. ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मैंने आपको क्लैट 2021 के लिए मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ बताया है, क्रिमिनल लॉ भी बताया हूँ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी बताया है। वो सब वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख लो, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया है। अगर आप लोग इस साल क्लैट 2021 दे रहे हो तो जरूर दीजिए। मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, आप जाके जरूर देखिए वो सारे वीडियोस जो मैंने क्लैट के क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में डाला है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो।
और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी क्लैट 2021 से रिलेटेड अपडेट्स हो, लॉ से रिलेटेड वीडियोस हो, मिलते रहे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं और भी टॉट्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।